शासन, प्रशासन, कहें तो जन प्रशासन या लोक प्रशासन। हमने प्रशासन के साथ संगठन, प्रबंध, हमने इसके थोड़े अर्थ, इसके क्षेत्र, इसकी प्रकृति, और देखा जाए तो थोड़ा स्कूल के, जैसे आप स्कूल एक संगठन है, ठीक है, स्कूल एक, जैसे स्कूल एक संगठन के रूप में है ना, तो स्कूल एक संगठन है और किसी भी संगठन के जो कॉमन फिनोमेना होते हैं वही स्कूल का है, वर्क नेचर डिफरेंट है। जैसे हमारे यहाँ भी समय सारणी है तो आपके यहाँ भी टाइम टेबल होते हैं, खेल कूद कब होगा, साल भर का भी होता है, कब कब छुट्टी होगी, ये सब की समय सारणी भी बनती है। ऐसे करिकुलम हमारे यहाँ भी होगा कि भाई 6 बजे क्लास है, फिर ये है, फिर टेस्ट है, फलाना है, ऐसा। तो जो स्कूल है, स्कूल संगठन में भी संगठन के वही आउटकम या इनपुट हैं जो जनरली हर जगह पे व्याप्त होते हैं। इसलिए संगठन की जो धारा है, जो विचारधारा है, जो परिभाषा है, जो उसका शाब्दिक भाव है, वही स्कूल पे भी लागू होता है। अब देखें यहां पर, तो स्कूल को अगर हम स्कूल प्रशासन बोल दें, आपने देखा था कि प्रशासन को, कल देखा था कि प्रशासन में ये दोनों शामिल थे, ठीक है ना। तो स्कूल एक संगठन के रूप में, स्कूल एक प्रबंधन के रूप में, स्कूल एक प्रशासन के रूप में, अगर इन तीनों को देखें तो स्कूल प्रशासन में स्वयं संगठन और प्रबंधन शामिल है। कल इतनी बात हुई थी, ठीक है। और प्रबंधन के जो मैकेनिज्म है, जो कहा जाए एस्पेक्ट है, वो इतना डिफाइन नहीं है। जैसे कहा जाए मानवाधिकार की क्या परिभाषा है, तो ये बहुत कसा हुआ परिभाषा इसका नहीं है। इट मीन्स कि लोग अपने हिसाब से उसकी परिभाषा गढ़ लेते हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसकी ठीक से परिभाषा नहीं बना पाया। जो जरूरी लगा कि एक नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से यही डिफिनीशन होनी चाहिए, उसको उन्होंने लिख पढ़ दिया। वैसे ही आपके इस सिलेबस में भी एक प्रधानाचार्य के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, जो लगा कि एक 10 साल पुराना लेक्चरर को क्या क्या जानना चाहिए, किसका इम्तिहान लेना चाहिए, उसी तरीके का सिलेबस डिजाइन करके डाल दिया। उसको लगा कि थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आना चाहिए, कंप्यूटर युग है, थोड़ी इसकी जानकारी हो, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ऐसे तमाम छोटी छोटी चीजों की भी जानकारी हो, बाकी 8 टॉपिक सेकंड पेपर में डाल दिया, सुपरविजन, फलाना ढिमका, ये सब हो। अब अगर आप यहीं पर देखें तो आप थोड़े से वैरायटीज में जाएं, स्कूल प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन, है ना। स्कूल प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि बहुत सारी चीजों में बहुत घालमेल है। जैसे कई लोग महत्व और विशेषता को एक ही समझ बैठते हैं, कई लोग संगठन, प्रशासन या प्रबंध को एक ही समझ बैठते हैं। पर जैसे हमने कल सुलझने तीनों के बारे में थोड़े से जो डिफरेंस बताया, उसको हमने आपको पहचान करने का एक हम लोगों ने मौका लिया कि इस तरीके से ये होता है। जब भी हम शैक्षिक प्रशासन की बात करेंगे तो हम उस करिकुलम की बात करेंगे, है ना, जो इज अ पार्ट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे वित्त प्रशासन इज अ पार्ट ऑफ प्रशासन, कार्मिक प्रशासन इज अ पार्ट ऑफ प्रशासन। जैसे हमारा नोट्स क्या है, हमारे क्रियाकलाप का एक हिस्सा है, पूरा क्रियाकलाप नहीं है। क्लास क्या है, उसी क्रियाकलाप का एक पार्ट है, पर पूरा क्रियाकलाप ये भी नहीं है। स्कूल प्रशासन एक बहुत बड़ा इकाई हो गई जिसमें संगठन और प्रबंधन शामिल है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन उसका एक अंग हो गया।
अब शैक्षिक प्रशासन के भी अपने उद्देश्य होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि स्कूल प्रशासन का क्या उद्देश्य है, तो स्कूल की बिल्डिंग का रख रखाव, रजिस्टर का मेंटेन करना, पानी का बंदोबस्त होना, बाथरूम का ठीक से बने रहना, उबड़ खाबड़ सड़कों को समतल करना, छत टपक रही हो उसको ठीक करना, और सब कुछ, यानी कि स्कूल में बच्चे समस्याएं, शिक्षक समस्याएं, सब कुछ शामिल है और पूरे साल भर का करिकुलम पर नजर हो, वो प्रशासन की दृष्टि से। लेकिन शैक्षिक प्रशासन में कैसे काम करेंगे? एक प्रिंसिपल 3 काम करता है। पता नहीं आप लोगों ने कितने रूप में देखा उसको। एक तो वो एक तो बाह्य और आंतरिक व्यवस्था का सेतु होता है। स्कूल के भीतर और स्कूल के बाहर की गतिविधियों का पुल होता है वो। ठीक एक प्रशासक के रूप में काम करता है, और एक शैक्षणिक प्रशासन के नेतृत्व के रूप में काम करता है। कौन टीचर गया कौन नहीं, शैक्षणिक प्रशासन में क्या करेगा? भौतिक विज्ञान क्लास नहीं चल रही जाइए, ये शैक्षणिक प्रशासन। हाँ, लेकिन अगर स्कूल प्रशासन होगा तो बिल्डिंग क्यों भाई, वहां पानी क्यों नहीं आ रहा, वो सब पे ध्यान होगा। तो स्कूल प्रशासन हर लिहाज से क्या हो गया, एक बड़ा शब्द हो गया ना। इस कह सकते हैं कि जैसे प्रशासन के भीतर और चीजें एक अंग के रूप में काम करती हैं, वैसे स्कूल प्रशासन में शैक्षिक प्रशासन भी एक अंग है। ठीक है। अब चूंकि यहां पर और प्रशासन को हम हाईलाइट नहीं कर सकते, कारण यह है कि बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जैसे पानी प्रशासन हम नहीं बोल सकते, क्लास प्रशासन नहीं बोल सकते, जबकि क्लास भी उसी बिल्डिंग का एक पार्ट। जैसे हम घर में बोलते हैं ड्राइंग रूम पूरा घर नहीं है, बट घर का एक पार्ट है ना। किचन क्या है, एक पार्ट है। वैसे शैक्षिक क्या है, लेकिन शैक्षिक में भी शैक्षिक प्रशासन क्यों, शैक्षिक प्रबंधन क्यों नहीं? इसका मतलब प्रशासन, शैक्षिक में भी संगठन और प्रबंधन शामिल है। संगठनात्मक तौर पे देखेंगे तो जब शैक्षिक कार्य किया जाता है, थोड़ा सा इसको तोड़ लें तो शैक्षिक जब कार्य किया जाता है तो ये इतने टूल्स की जरूरत है, दैट इज अ भौतिक संसाधन, और हमारे जैसे और आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ता है, दैट इज अ मानव संसाधन। तब ये शैक्षिक प्रशासन चलेगा। तो शैक्षिक स्वयं में स्कूल प्रशासन का एक भाग है, लेकिन स्वयं में एक प्रशासन भी है, न कि ये प्रबंध है। उसके भीतर भी कई उपबंध और प्रबंध की बातें हैं, जैसे चाक खत्म हो गया, पेन में स्याही नहीं है, कोई जो भी पढ़ाने लिखाने के दौरान के टूल्स की जरूरत है। तो कल हमने, अब हम यहां पर अगर इसको क्लब कर दें, थोड़ा सा आप लोगों को जो कल बता रहे थे, थोड़ा सा आइडिया डेवलप हुआ होगा हल्का फुल्का। आप अगर प्रशासन जान गए हैं, प्रबंध जान गए और संगठन जान गए, तो उसके भीतर के बहुत सारे जो माइन्यूट चीजें हैं, किसी भी संगठन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, उस आइडेंटिफिकेशन को वहां के वर्क कल्चर के हिसाब से डिफरेंट कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर आप वहां क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई आदमी अगर होटल में जाता है तो गेस्ट को खाना खिलाता है। हम बच्चे आए हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आए हुए कस्टमर को भोजन परोसता है। लेकिन मैनेजरियल अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच से वो भी बाहर नहीं है। पानी उसको भी देना है, और हमारे यहां भी पानी की टंकी होनी चाहिए। कुछ चीजें तो कॉमन फिनोमिना में देखेंगे तो रेगुलेट होती साथ में, बट उसके जो फंक्शनल नेचर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे वहां हम सर्व करते हैं, हम यहाँ पर सेवा देते हैं जब, तो हम उसमें डोमिनेशन का भी प्रतीक, जैसे विद्यार्थी को जब शिक्षक सर्विस देता है, इसलिए टीचिंग एक सर्विस जॉब है। कहते हैं ना, किस सर्विस में हो, एक एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री है, एक सर्विस है, तो हम लोग जॉब में है, सर्विस जॉब में है, तो हम लोग तो सर्विस ही देते हैं ना। प्रशासन क्या कहता है, सेवा करना। तो शैक्षिक जो लोग हैं वो क्या हैं, वो सेवा देने वाले लोग हैं, और सेवा जिस भी क्षेत्र में दिया जा रहा है वो सब सर्विस है, इसलिए सर्विस टैक्स है।
जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर मैं सरिया सीमेंट बेच रहा हूं तो गुड्स टैक्स दूंगा मैं, और पढ़ा रहा हूं तो सर्विस टैक्स दूंगा। अगर मैं सीमेंट बेच रहा हूं, सीमेंट की दुकान खोला होता तो जीएसटी मैं भी देता, लेकिन उसमें गुड्स का टैक्स देता। लेकिन पढ़ा रहा हूं तो टैक्स तो फिर भी जा रहा है, बट उसमें सर्विस टैक्स देंगे। तो हम लोग सर्विस काम करते हैं, तो प्रशासन का धर्म ही है सेवा देना। लेकिन कुछ सेवाएं जो होती हैं, जैसे बर्नार्ड ने कहा कि आदेश नीचे से चलते हैं, है ना, लेकिन कुछ सेवाओं में हमेशा आदेश नीचे से चलने के लिए नहीं बोला है। अगर आप हेनरी फ्योल के सिद्धांत को देखें, जो क्रमिक तौर पे पद सोपान में ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, वह नहीं कहता कि आदेश नीचे से चल दो। तो बर्नार्ड व्यवहारवादी है, थोड़ा सा संवेदनशील है, इसलिए बोल दिया। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, अगर उनकी बात मान के करेंगे तो काम ही नहीं करने देंगे। जैसे विद्यार्थी के हिसाब से आप पढ़ाएंगे तो क्लास में तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, सबका अलग अलग मन हो जाएगा। तो टीचर वहां पे क्या करेगा, सर्विस देते समय अपना एक प्रभुत्व रखता, अपना एक जुडिरिक्शन रखता, अपना अधिकार क्षेत्राधिकार रखता है। तो प्रशासन बिना अथॉरिटी को होता नहीं है, ठीक है ना। जिस शक्ति को प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन में एक शक्ति होती है। शक्ति को क्या चाहिए होती है, वैधानिकता। ये पावर है, आप हमारे पास पढ़ाने के पावर है, पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़ा सकते हैं, बट लीगलिटी नहीं है तो नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे लोग एमएससी पीएचडी करके इंटर कॉलेज में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बीएड एमएड सब है, क्योंकि उनको वैधानिकता नहीं मिली। पढ़ाने की सक्षमता है बट वैधानिकता नहीं है। मोदी साहब 5 साल का चुनाव के बाद फिर वैधानिकता ही तो खोज रहे हैं। वहां पार्टी उनकी वही है, मंच वैसे ही सजते हैं, भाषण वैसे ही देते हैं, लेकिन यही 272 सीट नहीं आएगी तो वैधानिकता खतरे में रहेगी। तो कोई और वैधानिकता दे देगी जनता, तो हट जाएंगे वो। तो एमएड बीएड तो बहुत लोग हैं, लेकिन वैधानिकता किसको मिली है। तो वैधानिकता से क्या क्रिएट हो जाएगा, सत्ता। तो एक शिक्षक के पास क्या है, पढ़ाने की शक्ति और साथ में पढ़ाने की वैधानिकता भी है, और दोनों मिल गए तो क्या हो गया, सत्ता। देर से क्यों आए तुम, तो बैठो पीछे, जब देखो 10 मिनट लेट आएगा। ये किसके कारण बोला, सत्ता के कारण। और ज्यादा 3-5 करेगा तो कहे चलो क्लास से बाहर, चल निकल क्लास से खड़ा बेंच पे, दिखाई मत देना यहां जब तक क्लास होगी। वो जो है अपनी सत्ता के कारण ही तो बोलता, वो चला जाएगा प्रिंसिपल साहब के पास, अरे सर वो हमारे टीचर निकाल दिए, बोले कोई बात नहीं अभी आएंगे हम बात कर लेंगे, चलो बैठो तब तक, जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो। अब वो उनकी वैधानिकता आपसे बड़ी है। वैधानिकता तो ही अधिकार देता है, बाकी तो सब सब्जी मार्केट में बराबर हैं, झोला लेके सब घूम रहे हैं, लेक्चरर भी, प्रोफेसर भी, वाइस चांसलर। आलू देना 2 किलो। जगह पर वैधानिकता अलग हो तो प्रिंसिपल आपसे पावरफुल हो, पूछेगा, कहिए हुजूर एक विद्यार्थी आया था, उसको आपने डांट के भगा दिया क्लास से। अरे सर वो बहुत लापरवाह है, 3-4 दिन से देख रहा हूं, उसको ये कहा कि भाई तुम टाइम से आया करो। सर आज बहुत इंतहा कर दिया। अब उसको आज पनिश इसलिए किया कि 2-4 लड़कों को सबक मिलेगा। सर कोई बात नहीं सर, उसको हम बाद में पढ़ा देंगे जो छूटा है, बट अभी तो इसलिए दिया कि क्लास को खराब कर रहा था। चलो ठीक है, ध्यान देना इस पे अपना, ठीक हो गया। आप अब देखिए, उसको तो आपने डांटा प्रिंसिपल के सामने, अरे सर थोड़ा सा क्यों, क्योंकि उसकी वैधानिकता आपसे बड़ी है, वो सत्ता आपकी बड़ी, उसकी बड़ी है। तो सत्ता का जो हा? बस एक ही चराते हुए को गाय ले आया कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। जो देर से आए, गाय चराते आए, वहीं कोचिंग के बाहर बांध दिया कीजिए। तो
ये सत्ता जो है ना, हमारी हायरार्की में हमारे अधिकार को तय करती है। और जितनी बड़ी सत्ता होगी, ध्यान रखिएगा, सत्ता अकेले साथ नहीं चलती, सत्ता के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। और तनिक मात्र बर्नार्ड ने कहा कि दोनों में डिसबैलेंस तब होगा जब दोनों को कम ज्यादा किया जाए। तो जितनी सत्ता उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्लास से टीचर ने विद्यार्थी को निकाल तो दिया, लेकिन इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते कि उसको वो विषय पढ़ाना भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, बाद में सर देखेंगे, इसको बता देंगे जो छूटा है इसका, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी गई नहीं है, वो जाती नहीं है। पुलिस वाले पहले मारते हैं, बाद में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। मारने का उनका सत्ता है, मान लिया हुड़दंग किया, अनियमितता किया, हंगामा किया, लठ चला दिया, लेकिन फिर एम्बुलेंस बुला के दून हॉस्पिटल भी ले जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सड़क पर ऐसे छोड़ नहीं देगी। ऐसे नहीं पीटा पाटा चलो घर चलते हैं, थाने पड़े रहने तो इनको उसके बाद देखो तमाशा, 3-4 थानेदार घर बैठ जाएंगे, कहेंगे वो मारा तो ठीक किया, पहले तो गलत ये किया, दूसरा यार तुम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात, तो यहाँ पर ये सब बातें करते हुए आज हमने थोड़ा स्कूल प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन का एक अंतर समझाया कि स्कूल प्रशासन का भाग है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन प्योरली शैक्षणिक कार्य होता है। आप जब सुपरविजन और नेतृत्व पढ़ते हैं तो जनरली आप शैक्षिक प्रशासन के भीतर पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पर्यवेक्षण में क्या बताया कि सुपरविजन किसके लिए किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा उन्नत दिशा में है कि नहीं इसको। और ये किस पर डिपेंड है, शैक्षिक प्रशासन में। स्कूल प्रशासन एक वाइड वर्ड है, एक बृहत शब्द है। इसमें बिल्डिंग का मेंटेनेंस से लेकर पानी की टंकी की मरम्मत समेत ये सब शामिल है। ठीक है,